हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पेनिशिया क्लासेस। आज हम लोग संपूर्ण भारत के भूगोल में 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे, जो कि हमारे आने वाले यूपीपीएससी प्रीलिम्स और आरओ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वही टॉपिक मैं इसमें लूंगी, जो कि इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेंगे। 5-5 करके मैं ले आऊंगी। ये पूरा हम लोग संपूर्ण भारत का जो भूगोल है वो पूरा इसमें इस 5-5 टॉपिक करके खत्म कर लेंगे प्रीलिम्स होने के पहले। ठीक है। अगर आपको मैराथन देखना है तो इसका मैराथन पहले से पड़ा हुआ है, जाकर के देख लीजिएगा। ठीक है। और ऐसे हम लोग 5-5 करके करेंगे तो रिवीजन भी हो जाएगा, क्योंकि देखिए ज्योग्राफी को हल्के में नहीं लेना, क्योंकि 22 से 25 क्वेश्चन आते ही आते हैं। ठीक है, प्लस क्वेश्चन 25 प्लस ले लीजिए। इससे क्वेश्चन आते हैं, आरओ में भी आते हैं, यूपीपीएससी प्रीलिम्स में भी आते हैं। थोड़े फैक्ट रहते हैं, मतलब फैक्चुअल मैप बेस्ड क्वेश्चन बहुत आते हैं। जो करंट में चलता है न्यूज, उससे मैप बेस्ड क्वेश्चन आते हैं यूपीएससी में भी। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ना ही पढ़ना है। ज्योग्राफी, अब सोचिए आपकी ज्योग्राफी और हिस्ट्री छोड़ के फिर आप निकाल लें तो नहीं होगा, पॉसिबल नहीं है। मतलब हिस्ट्री हुआ, ज्योग्राफी हुआ, करंट अफेयर्स हुआ। ठीक है। इकोनॉमिक सर्वे, मतलब वही जो करंट अफेयर्स में ही आ जाएगा, इकोनॉमिक सर्वे और बजट। ये सब कवर करना ही पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि ये सब जो है ये मतलब इम्पोर्टेंट है। और स्कोरिंग जो ये सब्जेक्ट है, स्कोरिंग सब्जेक्ट है, क्योंकि 22 से 25 प्लस क्वेश्चन आ रहे हैं। इसका मतलब कि आप करेंगे अच्छा खासा कवर हो जाएगा। पूरा संपूर्ण भारत का भूगोल और विश्व का भूगोल, वर्ल्ड ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी दोनों से मिला करके इतने क्वेश्चन आते हैं। ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक देखेंगे, हम लोग 5 ही टॉपिक पढ़ेंगे और उससे रिलेटेड पीवाईक्यूज भी देखेंगे, जो कि एग्जाम में आए हुए हैं। जैसे पता चलेगा आप लोगों को कि सही पढ़ रहे हैं हम लोग, किस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आ रहा है कि नहीं। ठीक है। तो पहला जो है वो टॉपिक है सामान्य परिचय। देख लेते हैं हम लोग भारत का सामान्य परिचय। तो क्षेत्रफल से स्टार्ट करेंगे। तो भारत एशिया महाद्वीप में, सबसे पहले भारत किस महाद्वीप में है? देखिए ये है इंडिया का पूरा मैप है। तो किस महाद्वीप में है? तो ये एशिया महाद्वीप में है और दक्षिण एशियाई देश है। ठीक है। अगर आप पूरा ग्लोब देखेंगे, विश्व का मैप देखेंगे, तो उसमें नीचे की तरफ है इंडिया, यानी कि दक्षिण एशियाई देश है। ठीक है। और इसका जो आकृति है वो कैसा है? चतुष्कोणीय, यानी कि अनियमित चतुष्कोणीय वाला यह देश हिंद महासागर के उत्तर में अवस्थित है। यानी कि जो हिंद महासागर है उसके उत्तर में स्थित है। मान लीजिए ये हिंद महासागर है, मैप में आप देखेंगे, देखिए यहाँ पे मैं दिखा देती हूँ आप लोग को। ये क्या है? इंडियन ओशियन है। ये पूरा नीचे का है, इंडियन ओशियन है। इसके कहाँ पे स्थित है? इंडिया उत्तर में स्थित है, यानी कि नॉर्थ में स्थित है। ठीक है, लोकेशन इसका ये है। अक्षांशीय विस्तार के दृष्टिकोण से भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि अक्षांशीय विस्तार की दृष्टि से भारत किस गोलार्ध में है? तो वो उत्तरी गोलार्ध में है। देशांतरी विस्तार की दृष्टि से भारत जो है वो पूर्वी गोलार्ध में है। यानी कि अगर हम अक्षांश वाइज देखेंगे तो क्या है? उत्तरी गोलार्ध में है। अगर देशांतर देखेंगे, देखिए अक्षांश क्या होता है? खड़ी वाली लाइन जो होती है, ठीक, और जो लेटी हुई लाइन होती है ये देशांतर होता है। ठीक। तो ये क्या है? इससे पूर्वी गोलार्ध है। ठीक है। भारत विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से सातवां, यानी कि रूस, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया के बाद जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एग्जाम में आता है क्वेश्चन, इससे स्टेटमेंट दे देता है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत जो है वो दूसरा है, जनसंख्या की दृष्टि से सातवां है, तो गलत हो जाएगा। ठीक है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत कौन सा है? रैंक सातवां रैंक है। किसके किसके बाद? रूस, कनाडा, यूएसए, चीन, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया के बाद। और जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा है। ठीक है, ये चीज है। 26 जनवरी 2020 से अगर देखें करंट मतलब है, तो 28 राज्य 8 केंद्र शासित प्रदेश है। बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, 27 और 9 बोल देते हैं, नहीं, 28 राज्य 8 केंद्र शासित प्रदेश है। भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर भारत का पूरा एरिया है, यानी कि टोटल क्षेत्रफल, यानी कि ये पूरा जो है, देखिए यहाँ से पूरा ये जो क्षेत्रफल है ये कितना है? 32,87,000 है। ठीक है, 263 किलोमीटर। जो संसार के समस्त क्षेत्रफल का कितना है? 2 पॉइंट, यानी कि देखिए अगर हम एरिया वाइज देखें तो जो एरिया मतलब पूरा ग्लोब में देखें तो कितना परसेंट एरिया इंडिया है कवर किया है? तो 2.4%। लेकिन अगर जनसंख्या वाइज देखें तो उस इस 2.4% में 17.5% जनसंख्या रहती है, निवास करती है। तो ये बहुत ज्यादा मतलब सोचने वाली बात है कि एरिया जैसे मान लीजिए इतना ही है, रहने 2.4% है, और रहते लोग हैं क्या है? 17। ठीक है। तो यहाँ पे हो गया 17.5% जनसंख्या यहाँ पे निवास करती है। ठीक है। 2011 की जनगणना के अनुसार, यानी 2011 की जनगणना अभी तक अंतिम हुई है, तो उसके अनुसार भारत मुख्य भूमि का विस्तार उत्तर से दक्षिण तक कितना है? तो 3214 किलोमीटर है, और यानी कि 3214 किलोमीटर है। और इसका पश्चिम तक कितना है? पूर्व से पश्चिम, देखिए ये जो है ये उत्तर से दक्षिण है, यानी कि ये ऐसे है। ठीक है, उत्तर से दक्षिण कितना है?
उत्तर से दक्षिण कितना है 3214 किलोमीटर। अगर हम पूर्व से पश्चिम देखें, पूर्व से पश्चिम, तो वो है 2,000, यहाँ पे लाख पढ़ दिए ना तो कंफ्यूज हो जा रहा है, 2,933 किलोमीटर। ठीक है, तो ये चीज है। अब यहाँ पे देखिए संसार के 10 बड़े क्षेत्र। अब देखिए जो हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ा कि 7वें रैंक पे है इंडिया, ठीक, क्षेत्रफल की दृष्टि से। तो जो 6 बड़े देश हैं उनको यहाँ पे मैप में दिखाया गया है। तो पहले नंबर पे जो है वो है रूस, पहले नंबर पे है। सेकेंड नंबर पे आते हैं तो यहाँ पे है कनाडा, ठीक है। थर्ड नंबर पे यूएसए है, और फोर्थ पे क्या है, इसको याद कर लीजिए, रैंक मिलाने को आता है। तो देखिए रूस है, फिर यहाँ पे कनाडा है, ठीक, और तीसरे पे क्या है, यूएसए है। यूएसए के बाद चौथे पे आएंगे तो चीन है। चीन के बाद पांचवें पे ब्राजील है। ब्राजील के बाद आएगा, पांचवें के बाद छठे पे ऑस्ट्रेलिया आ जाएगा, ठीक है। ब्राजील के बाद ऑस्ट्रेलिया, फिर भारत आता है सातवें। तो 7 तक तो आप लोग को याद करना ही पड़ेगा, उसको याद कर लीजिएगा। तो आई होप ये पहला टॉपिक क्लियर हो गया होगा, सामान्य परिचय। इससे रिलेटेड पीवाईक्यूज देख लेते हैं जो कि आया हुआ है। देखिए ये रिसेंटली आया हुआ है यूपीपीएससी प्री 2022 में क्वेश्चन में। अब देखिए दिया क्या है, इसी चैप्टर से आया है, यही जो 2 स्लाइड है इसी से क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। तो भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। तो पहला क्या है ऑप्शन, भारत विश्व का छठा सबसे बड़ा देश है। यहाँ पे बोला है भारत विश्व का सबसे बड़ा छठा देश है एरिया वाइज, तो ये गलत हो जाता है। दूसरा है संसार का लगभग 2.4% जो एरिया है वो भारत के अंतर्गत आता है। हाँ ये करेक्ट हो जाएगा। अभी हम लोगों ने पढ़ा कि एरिया 2.4% कवर करता है, पॉपुलेशन 17.5% कवर करता है। कर्क रेखा देश को कर्क रेखा जो है इक्वेटर, वो क्या करता है, नहीं सॉरी, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आएगा। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ये क्या करेगा, ये इंडिया को 2 बराबर भागों में डिवाइड करेगा, बांटेगा। अब देखिए कर्क रेखा यहीं से होकर के जाता है, ये इंडिया को लगभग 2 बराबर भागों में डिवाइड करता है, यानी कि बांटता है, जो अक्षांशीय विस्तार को 2 बराबर भागों में बांटता है। तो ये भी करेक्ट हो जाएगा। भारत पूरी तरीके से उष्णकटिबंधीय क्षेत्रफल में स्थित है, तो नहीं, पूरी तरीके से उष्णकटिबंधीय नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन 2 और 3 सही हो जाएगा, सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए ये इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, तो आप लोग अच्छे से पढ़ेंगे तो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित तत्वों में से कौन से कथन भारत के बारे में सही है, इसको बताना है। भारत विश्व का 5वां बड़ा देश है, गलत, 7वां बड़ा देश है, ठीक है। यह स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल का लगभग 2.4% जो भाग है वो कवर करता है, तो ये करेक्ट हो जाएगा। समूचा भारत उष्णकटिबंधीय में है, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे है 82 अंश 30 मिनट पूर्वी देशांतर का उपयोग भारतीय मानक समय को निर्धारित करने के लिए किया जाता है, तो ये भी हमारा सही है। यानी कि 2 और 4 ऑप्शन सही है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट ऐसे क्वेश्चन। देखिए ये अगर आप 2006 का पीवाईक्यूज पढ़ के जाएंगे यूपीपीसीएस का, तो आप 2022 का पेपर जो आएगा, पेपर आया है, उसमें आप जो क्वेश्चन है ये इसको इजिली कर लेंगे, ठीक है। तो पीवाईक्यूज भी देखते रहिए, जितना ज्यादा पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इस टाइप का क्वेश्चन एग्जामिनर पूछ रहा है, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है यहाँ पे देखिए कर्क रेखा। अब देखिए कर्क रेखा के बारे में अब जो बताया गया है कि कर्क रेखा भारत को 2 बराबर भागों में बांटता है, तो ये भी हम लोग देख लेते हैं कि किन किन राज्यों से होकर के कर्क रेखा जा रहा है, गुजर रहा है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, क्योंकि ये एग्जाम में पूछता है, ठीक है। तो देखिए पहला जो है वो गुजरात है, पहला। दूसरा है राजस्थान, तीसरा मध्य प्रदेश, चौथा छत्तीसगढ़ और पांचवा झारखंड से जाएगा। फिर उसके बाद आता है पश्चिम बंगाल, और नॉर्थ ईस्ट के 2 आएंगे, त्रिपुरा और मिजोरम, ठीक है। तो इसको जैसे ऐसे भूल जाते हैं लोग, तो क्या कीजिए आप इसको ट्रिक बना लीजिए, ट्रिक बना के याद कर लीजिए, ठीक है। तो ट्रिक बना लीजिए, क्या बनाए, इसको मैंने पहले भी बताया हुआ है। मित्र पर गमछा झार, यही ट्रिक बना के आप इसको कर सकते हैं। ठीक है। अब देखिए मित्र में क्या आएगा, ये नॉर्थ ईस्ट के राज्य आ जाएंगे, ये वाले, यानी कि मी से मिजोरम हो जाएगा, त्र से त्रिपुरा हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए प से पश्चिम बंगाल हो जाएगा, र से राजस्थान हो जाएगा, ठीक है। ग से क्या हो जाएगा, गुजरात, म से मध्य प्रदेश, छ से छत्तीसगढ़ हो जाएगा, देखिए यहाँ पे छत्तीसगढ़ भी है, ठीक है। छ से छत्तीसगढ़ है। फिर झ से क्या हो जाएगा, झारखंड हो जाएगा, झार पूरा ले लीजिए, झारखंड हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ट्रिक बना के याद कीजिए, याद हो जाएगा, क्योंकि ये आता है एग्जाम में, ऐसे पूछ लेता है क्वेश्चन कि कौन सा राज्य जो है वो कर्क रेखा से होकर के नहीं गुजरता है, तो उसमें दे देगा ऑप्शन, तो एक रहेगा, जैसे महाराष्ट्र दे देगा तो वो नहीं गुजरता है, तो आपको याद रहेगा तो आप लोग कर लेंगे, ठीक है। कर्क रेखा की सबसे
अधिक लंबाई मध्य प्रदेश में है और सबसे कम लंबाई कहाँ पे है? राजस्थान में। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, पूछ लेता है कि कर्क रेखा सबसे अधिक किस राज्य से होकर गुजरता है? तो सबसे अधिक लंबाई कर्क रेखा की मध्य प्रदेश में है, सबसे कम कहाँ पे है? राजस्थान में है। कर्क रेखा के जो नजदीकी शहर है, ये एग्जाम में बहुत बार पूछ चुका है, तो इसको आप लोग गरबा से ट्रिक बना के याद कर लीजिए कि गरबा जो है ये कर्क रेखा के नजदीकी शहर है। अब जैसे देख लीजिए यहाँ पे जी फॉर क्या होगा? गांधीनगर हो जाएगा, यू से हो जाएगा उज्जैन, आर से रांची हो जाएगा, और क्या हो जाएगा यहाँ पे? बी से भोपाल, ए से अगरतला हो जाएगा। ठीक है, तो गरबा यानी कि क्या है? कर्क रेखा के नजदीकी शहर है। गांधीनगर, उज्जैन, रांची और यहाँ भोपाल, और फिर उसके बाद आ जाएगा अगरतला। ठीक है, अब यहाँ पे नोट में क्या दिया गया है कि उपरोक्त में कर्क रेखा पर स्थित राजधानी कौन सी है? रांची। झारखंड की राजधानी है रांची। यही कर्क रेखा एग्जाम में पूछ लेता है, कर्क रेखा पे स्थित राजधानी का नाम बताइए। ठीक है, तो दे देगा 4-5 राजधानी दे देगा, आपको बताना होगा, तो रांची है। ठीक है, जबकि अन्य राजधानियां जो है वो नजदीक से होकर गुजरती हैं, लेकिन एकदम एग्जैक्ट इसी से होकर नहीं गुजरती हैं। तो ये चीज है कर्क रेखा से रिलेटेड। अब देखिए कर्क रेखा से किस टाइप के क्वेश्चन आए हैं वो भी देख लेते हैं। देखिए ये आर में आया है प्री 2016 में। तो यहाँ पे निम्नलिखित में से किस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरता है, ये पूछा है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, आपने देखा यहाँ पे गुजरात से, राजस्थान से, मध्य प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, इन राज्यों से क्या होता है? गुजर रहा है। ठीक है, तो जिनसे नहीं गुजरेगा वो पूछ रहा है, तो ये आर में आया हुआ है। तो आप देख लीजिए मणिपुर से नहीं गुजरेगा, क्यों? क्योंकि नॉर्थ ईस्ट के दो ही राज्य हैं, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है, तो त्रिपुरा और मिजोरम दो ही राज्य हैं, और मणिपुर, असम, अरुणाचल प्रदेश ये सब नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे नागालैंड ये सब ऊपर के राज्य नहीं है, बस नॉर्थ ईस्ट के दो राज्य है, इसको याद कर लीजिए जो नीचे के राज्य हैं। ठीक है, और ये पूरा आप ट्रिक से याद कर लीजिएगा इसको। नेक्स्ट है, निम्नलिखित नगरों में से कौन कर्क रेखा के निकटतम दूरी पर स्थित है? तो नगर यानी कि कौन से शहर, कौन सा शहर जो है, जैसे यहाँ पे आप लोगों ने ट्रिक से याद किया गरबा से, तो कौन कौन सा शहर है? गांधीनगर है, उज्जैन है, रांची है, भोपाल है और अगरतला है। ठीक है, तो ये राज्य, ये जो है शहर, इनसे गुजरता है कर्क रेखा। अब किन से नहीं गुजरता है वो भी पूछता है एग्जाम में, तो उसको भी याद कर लीजिएगा। और इनमें पूछ रहा है कि कौन सबसे पास है। ठीक है, कर्क रेखा के सबसे निकटतम कौन सा है? तो वो है गांधीनगर। ठीक, गांधीनगर देखिए यहाँ पे गुजरात की राजधानी है गांधीनगर, यहाँ पे है तो गांधीनगर है। गांधीनगर जो कि कर्क रेखा के एकदम पास में है। ठीक है, आई होप आप लोग को क्लियर हो गया होगा पहला टॉपिक। अब हम लोग चलते हैं सेकंड टॉपिक, क्योंकि 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इसमें पढ़ाया जाएगा। तो दूसरा है मानक समय, यानी कि हम लोग देखते हैं टाइमलाइन जो है उसके बारे में। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन ये कहाँ से लिया गया है, ये देख लेते हैं। सबसे पहले इसकी अवधारणा कहाँ से आई? तो ये जो है जीएमटी इसको बोलते हैं, यानी कि ग्रीनविच मीन टाइम, वहां से ये लिया गया, मतलब सबसे पहले आया। ठीक है, और जो इंडिया का है उसको कहते हैं इंडियन, इसी के तर्ज पे इंडिया में बनाया गया इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। देखिए होता क्या था बेसिकली कि जो इंडिया का मैप है इसमें क्या होता है, जैसे देखिए नॉर्थ ईस्ट में सूर्य जो है उनका उदय सबसे पहले होता है। तो नॉर्थ ईस्ट और गुजरात से अगर आप तुलना करेंगे, नॉर्थ ईस्ट का आप नागालैंड ले लीजिए, नागालैंड और गुजरात के बीच में लगभग 1.5 घंटे का अंतर रहता है, 1.5 से 2 घंटे का अंतर रहता है। यानी कि यहाँ पे जो सूर्य हैं वो 1.5-2 घंटे पहले उग जाएंगे और यहाँ पे बाद में। ठीक है, जैसे यहाँ पे 6 पहले बज जाएगा और यहाँ पे बाद में बचेगा। तो ये चीज़ है, तो इससे क्या होता था, जैसे ज़्यादातर एम्प्लॉय जो होते थे उनको बहुत प्रॉब्लम होता था, क्योंकि उनका जो वर्किंग आवर होता था वो ज़्यादा हो जाता था नॉर्थ ईस्ट का, अगर पूरा एक लेकर के चलते थे। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए इंडियन स्टैंडर्ड टाइमलाइन लाया गया। इसके किसके तर्ज पे लाया गया? वो ग्रीनविच मीन टाइम के तर्ज पे लाया गया। ठीक है, जो ग्रीनविच मीन टाइम है उससे जो इंडिया, अब देखिए यहाँ पे भारतीय मानक समय इसको बोलते हैं इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, ये ग्रीनविच मीन टाइम से कितना है? 5 आवर 30 मिनट आगे है। ठीक है, तो इंडियन जो स्टैंडर्ड टाइम लाइन है वो ग्रीनविच मीन टाइम, ये लंदन में है, यहाँ से 5 आवर 30 मिनट क्या है? आगे है। ठीक है, अब यहाँ स्टार्टिंग से देख लेते हैं। तो भारत की जो प्रमाणित मध्याह्न रेखा है, यानी कि जो स्टैंडर्ड टाइम है वो कहाँ से लिया गया, वो कितने मतलब देशांतर पे पूछ लेता है। ठीक है, तो वो है 82.5 अंश देशांतर, इसको बोल सकते हैं आप लोग, इसको याद कर लीजिएगा, ये पूछता है। ठीक, और ये कहाँ से है? तो ये देशांतर रेखा जो है ये प्रयागराज, मिर्जापुर आदि स्थानों से होकर जुड़ता है। तो यहाँ कहाँ से लिया गया है? एग्जैक्टली जो लिया गया है वो प्रयागराज के नैनी से लिया गया है, तो वो चीज याद कर लीजिएगा। किन किन से जाता है, कहाँ कहाँ से? तो प्रयागराज, मिर्जापुर यहाँ से होकर के जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे देख लेते हैं विश्व के जो देश है, ये सब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको छोड़ दीजिए, प्रीलिम्स के लिए ये सब नहीं, बस ये 2-3 जो पॉइंट है ये याद कर लीजिएगा कि कितना ग्रीनविच मीन टाइम से कितना अधिक है,
कौन सा जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है वो क्या है, तो ये 82.5 अंश पूर्वी देशांतर से लिया गया है, ये याद कर लीजिएगा। प्रयागराज के नैनी पे है, एग्जैक्ट इसका लोकेशन ये याद कर लीजिएगा। अब देखिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा है कि जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन है, ये जो इंडिया का मैप है, देखिए ये पूरा मैप में दिखाया गया है, ये किन किन राज्यों से होकर के गुजरता है, ठीक है। तो राज्य आपको याद रहना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए सबसे पहले तो ये क्या है, देशांतर 82.5 अंश पूर्वी देशांतर है, ये याद कर लीजिए। तो पूर्वी देशांतर का मतलब वो क्या होगा, नॉर्थ ईस्ट की तरफ जाएगा। यानी देखिए ये अगर आप ऐसे देखेंगे पूरा, तो ये क्या है, ये ईस्ट है, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ, ठीक है। तो अब देखिए ये जो है ये पूर्वी देशांतर ही है, क्योंकि इधर है ये लाइन, ठीक है। तो पूर्वी देशांतर, अब यहाँ पे कौन कौन से राज्य से हो जा रहा है, तो पहला कौन सा राज्य है, उत्तर प्रदेश है, दूसरा है मध्य प्रदेश, तीसरा है छत्तीसगढ़, फिर आता है उड़ीसा चौथे पे, और पांचवें पे आएगा आंध्र प्रदेश। अगर आप लोग ट्रिक से याद करना चाहें तो इसको मौका ट्रिक से याद कर सकते हैं, मौका MOUCA करके। जैसे M फॉर क्या हो जाएगा, मध्य प्रदेश, ठीक है, O से उड़ीसा हो जाएगा, U से यूपी हो जाएगा, और C से क्या हो जाएगा, छत्तीसगढ़, CH मान लीजिए छत्तीसगढ़, और A से क्या हो जाएगा, आंध्र प्रदेश हो जाएगा, ठीक है। तो 5 हो गया ना, ठीक। तो अगर ट्रिक से भी याद करना चाहे तो याद कर सकते हैं, ऐसे भी आप मैप पे देख के याद करेंगे 2-3 बार तो वो याद हो जाता है। और ये बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है, देखिए इससे क्वेश्चन आया हुआ है, यूपीपीएससी मेंस में आया है कि भारतीय मानक समय की यामोत्तर मतलब किस यामोत्तर से नहीं गुजरता। यामोत्तर मतलब वही किस देशांतर से देशांतर है ना, इसका पूर्वी देशांतर 82.5 अंश, तो किससे ये नहीं गुजरता ये बोल रहा है। तो आपको अगर ये ट्रिक याद रहेगा, मौका यानी किन किन राज्यों से गुजरता है तो किन से नहीं गुजरता आप लोग कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पे जैसे है आंध्र प्रदेश से गुजरता है, छत्तीसगढ़ से भी जाता है और उत्तर प्रदेश से भी जाता है। तो कहाँ से नहीं जाता, महाराष्ट्र से नहीं जाता, ठीक है। सबसे पहली बात तो पूर्वी देशांतर में है, और महाराष्ट्र जो है वो कहाँ पे है, वो पश्चिमी साइड में है ना, देखिए ये महाराष्ट्र है ना, ठीक है। अब पूर्वी साइड में ये सारे हैं राज्य, ठीक। तो इंडियन स्टैंडर्ड टाइमलाइन भी आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं भारत के दूरस्थ बिंदु मतलब कि जो इंडिया का मैप है, इंडिया के मैप पे सबसे नदर्न पॉइंट पे कौन सा है, स्टेट है, कौन सा मतलब जगह है, और सबसे सदर्न पॉइंट में सब है, और मतलब पीक नदर्न ले लीजिए, पीक सदर्न ले लीजिए आप, ईस्टर्न ले लीजिए और वेस्टर्न ले लीजिए, ठीक है। तो वही चीज़ है, ये एग्जाम में पूछ लेता है। तो सबसे उत्तरी पॉइंट जो है वो इंदिरा, जैसे होता क्या है कि अगर आप बस पूरा स्थल लेंगे, ठीक है, पूरा लैंडलॉक्ड अगर लेंगे इंडिया, तो वहाँ क्या होता है कि सबसे उत्तरी पॉइंट इंदिरा कोल है, दक्षिणी पॉइंट आता है कन्याकुमारी जो कि तमिलनाडु में है। लेकिन अगर आप पूरा ओवरऑल लेंगे, क्योंकि जो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है, लक्षद्वीप है, ये भी इंडिया का भाग है, इंडिया में ही है, मतलब इंडिया ही है। तो अगर पूरा लेंगे ओवरऑल, मतलब कि ओशियन भी मिला लीजिए आप, लैंड भी मिला लीजिए आप, तो क्या होगा, सबसे उत्तरी, यानी कि कहा जाता है इंदिरा कोल से स्टार्ट होता है और इंदिरा पॉइंट पे खत्म होता है, ठीक है। ऐसे याद कर लीजिए कि इंदिरा पॉइंट, जो इंदिरा कोल क्या है, उत्तरी पॉइंट है सबसे, और इंदिरा पॉइंट क्या है, वो सबसे दक्षिणी है, ठीक है। यानी इंदिरा कोल सबसे उत्तरी आएगा, पॉइंट सबसे नीचे। कहाँ पे है इंदिरा पॉइंट, ये पूछ लेता है लोकेशन, ये ग्रेट निकोबार में स्थित है, ठीक है। जैसे अंडमान निकोबार है ना, तो अंडमान जो है यहाँ पे ऊपर उत्तरी भाग में पूरा अंडमान है, नीचे में पूरा क्या है, निकोबार है। जैसे 10 डिग्री चैनल है जो कि अंडमान को निकोबार से सेपरेट करता है, ये हम लोग अंडमान निकोबार आइलैंड के बारे में एक सेपरेट लेक्चर लेके आऊंगे, उसमें पढ़ाऊंगे, क्योंकि इससे बहुत क्वेश्चन पूछता है, क्योंकि इसका आइलैंड पूछ लेता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चैनल पूछ लेता है, कौन सा चैनल किसको अलग करता है, ठीक है। और सीक्वेंस से कभी कभी अरेंज करने को आ जाता है, तो इसको हम लोग अभी नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। सबसे पहले अभी देख लेते हैं कि कौन कौन सा मतलब उत्तरी पॉइंट कौन सा है, सबसे दक्षिणी पॉइंट क्या है, तो ये याद कर लीजिए। तो इंदिरा कोल है, लैंड लॉक में कन्याकुमारी है सदर्न पॉइंट में। अगर आप आ जाएंगे वेस्टर्न में, तो पश्चिमी भाग में, तो ये क्या है, गुहार मोती, यानी कि ये कहाँ पे स्थित है गुहार मोती, तो ये गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट आता है सबसे पूर्वी पॉइंट कौन सा है, तो ये सबसे पूर्वी पॉइंट कहाँ पे है, ये अरुणाचल प्रदेश में। लोकेशन भी याद कीजिए और नाम भी याद कीजिए, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश में है, नाम क्या है, कीबिथू, ठीक है। तो पूर्वी पॉइंट पे कीबिथू है, पश्चिमी में क्या हो जाएगा, गुहारमती जो कि गुजरात में है। इसको याद कर लीजिएगा, ऐसे मैप में देख के याद कीजिए, याद हो जाता है। इससे रिलेटेड देखिए क्वेश्चन कैसे एग्जाम में आया हुआ है, ये एमपीपीएससी में आया हुआ है। तो जैसे भारत का जो सुदूर दक्षिण इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है, कहाँ, तो इंदिरा पॉइंट देखिए यहाँ पे मैप में दिखाया गया है, ये जो इंदिरा पॉइंट है ये कहाँ स्थित है, ये तमिलनाडु में स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट है भारत के राज्यों का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी राज्यों को इंगित करता है। तो अब देखिए सबसे पूर्वी क्या है, किविथु है अरुणाचल प्रदेश में, सबसे पश्चिमी क्या है, गुहारमुती है, पश्चिम कहाँ पे है, गुजरात में है, ठीक है। तो यानी सबसे पूर्वी यानी ईस्टर्न में देखेंगे तो अरुणाचल प्रदेश किविथु से लेकर के जाएगा पश्चिमी में कहाँ पे, गुहारमुती। यही क्वेश्चन में पूछा है। तो हमें क्या किया है, यहाँ पे नाम नहीं दिया, एग्जैक्ट लोकेशन नहीं दिया है, यहाँ पे स्टेट दे दिया है। स्टेट में अगर हम देखते हैं तो अरुणाचल प्रदेश सबसे पूर्वी है,
और गुजरात सबसे पश्चिमी है। देखिए इसमें दो ऑप्शन दिया है सेम सेम, एक देखिए यहाँ पे दे दिया है अरुणाचल प्रदेश और राजस्थान, तो राजस्थान में मत जाइएगा, ये गलत हो जाएगा। ये देखिए यूपीएससी 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है, तो यानी कि आपको अगर लोकेशन भी आपको याद करना पड़ेगा, स्टेट भी आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। तो अरुणाचल प्रदेश और क्या होगा यहाँ पे गुजरात, ठीक है। राजस्थान थोड़ा ही ऊपर है, राजस्थान मत जाइएगा, गुजरात है। तो आई होप यहाँ क्लियर हो गया होगा ये वाला पूरा सुदूर, मतलब इसमें हम लोग दो टॉपिक पढ़ लिए एक तरह से। एक क्या पढ़ लिए, एक इंडियन स्टैंडर्ड टाइमलाइन पढ़ लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैप से देख लिए। और दूसरा जो टॉपिक है वो है दूरस्थ बिंदु, यानी कि इंडिया के सबसे उत्तरी पॉइंट में क्या है, दक्षिणी में क्या है, ये चीज इससे रिलेटेड पीवाईक्यूज भी देख लिया, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट थर्ड टॉपिक, क्योंकि 5 इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ना है हम लोग को, तो अब देख लेते हैं सीमावर्ती देश। ये भी बहुत पूछता है एग्जाम में, क्योंकि जो इंडिया के पड़ोसी देश हैं उनसे जो बॉर्डर शेयर करता है इंडिया, तो वो पूछ लेता है। अब इंडिया के कौन कौन से स्टेट किस किस, मतलब देखिए पड़ोसी देश का मतलब पहले तो यही समझ लीजिए पड़ोसी देश कौन कौन से हैं इंडिया के, ठीक है। तो ये जैसा है देखिए मैप में दिख रहा है आपको, पहला देखिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं, तो पहला कौन सा देश है, पाकिस्तान है देश, ठीक है। अफगानिस्तान भी पड़ोसी देश है, क्योंकि जो लद्दाख से बॉर्डर शेयर कर रहा है ना, बॉर्डर शेयर करने का मतलब कि जैसे पड़ोसी कौन होता है आपके घर में, पड़ोसी वही होता है जो आपके घर के आसपास रहता है, तो वही इंडिया के जो इंडिया से जो बॉर्डर शेयर करेंगे वही इंडिया के पड़ोसी देश होंगे, ठीक है। तो क्या है, अफगानिस्तान दूसरा पड़ोसी देश हुआ। थर्ड पे अगर हम आते हैं तो चाइना, देखिए तिब्बत चाइना ये है, और फोर्थ पे नेपाल है, तो थर्ड पे यहाँ पे चाइना लिख लीजिए, फोर्थ पे नेपाल है, ठीक है। पांचवें पे भूटान है, और छठे पे आ जाएगा बांग्लादेश, ठीक है, बांग्लादेश है। फिर आते हैं देखते हैं यहाँ पे सातवें पे, ये क्या है, म्यांमार है। तो ये चीज यहाँ पे दिया गया। अब ये एरिया वाइज मैंने नहीं दिया है, ये बस ऐसे रैंक कर दिया है, रैंकिंग डाल दिया है कि आप लोग देख लीजिए 7 हैं एटलीस्ट, ठीक है। अब यहाँ पे एग्जाम में क्या पूछता है कि जो सबसे ज्यादा कौन से पड़ोसी देश के साथ हमारा इंडिया जो है बॉर्डर शेयर करता है, तो बांग्लादेश के साथ। इसको ऐसे भी पूछ लेता है कि कौन सा ऐसा देश है जो इंडिया से 3 तरफ से घिरा हुआ है, तो बांग्लादेश है। कैसे घिरा हुआ है, देखिए त्रिपुरा से घिरा हुआ है, यानी इंडिया त्रिपुरा, मेघालय हो गया, फिर उसके बाद पश्चिम बंगाल पूरा हो गया, तो देखिए ये पूरा पश्चिम बंगाल हो गया, मेघालय हो गया और त्रिपुरा, तो यानी कि देखिए इतने राज्यों से, यानी 3 तरफ से ये बांग्लादेश जो है वो इंडिया से घिरा हुआ है, बॉर्डर शेयर कर रहा है, ठीक है। और सबसे ज्यादा राज्यों के साथ बॉर्डर शेयर करता है ये। तो अगर इसको रैंकिंग वाइज याद करेंगे तो आप बचपन से याद कर सकते हैं। बचपन का मतलब देखिए पूछ लेता है एग्जाम में, पूछता है कि कौन सा देश जो है वो बॉर्डर शेयर करता है इंडिया के साथ, उसको रैंकिंग वाइज, यानी कि सबसे ज्यादा स्टेट के साथ, इंडिया के सबसे ज्यादा राज्यों के साथ कौन सा देश करता है, तो वो पहले पे आ जाएगा बांग्लादेश, ठीक है। टफ और क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे ये ट्रिक है, इसको याद कर लीजिए, क्योंकि रैंकिंग आता है तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो बी से क्या हो जाएगा बांग्लादेश, च से क्या हो जाएगा चाइना, दूसरा सबसे ज्यादा करता है एरिया वाइज चाइना करता है। प से क्या आ जाएगा पाकिस्तान, तीसरा नंबर पे पाकिस्तान करेगा सबसे ज्यादा बॉर्डर शेयर। फिर न से क्या आ जाएगा नेपाल आएगा, चौथा नेपाल, ये भी बॉर्डर शेयर करता है सबसे ज्यादा, ठीक है। तो मैप में देख करके जितना याद करेंगे आप लोग उतना जल्दी याद हो जाएगा। अब यहाँ पे वही चीज दिया है कि भारत के निकटतम पड़ोसी देश कौन कौन से हैं, तो ये हम लोगों ने मैप में देखा, पाकिस्तान अफगानिस्तान ये सब, ठीक है। फिर आता है भारत की सीमाएं प्राकृतिक एवं मानव निर्मित दोनों हैं। अब जैसे प्राकृतिक और मानव निर्मित, इसका मतलब ये हुआ कि जो पाकिस्तान के साथ हमारा बॉर्डर वो बना, बॉर्डर बना, वो मानव निर्मित है, रेड क्लिफ ने बनाया है, ठीक है। तो यही चीज है कि जो मानव निर्मित है वो मानव ने बनाया, और जो प्राकृतिक है जैसे चाइना के साथ है, तो ये चीज है यहाँ पे। भारत की स्थलीय सीमा उत्तर, स्थलीय सीमा के उत्तर में क्या है, देखिए यहाँ उत्तर का मतलब नॉर्थ में नेपाल और चीन है, और पश्चिम में क्या है, पाकिस्तान है, ठीक है। फिर उसके बाद पूर्व में आ जाएंगे भूटान और बांग्लादेश है, तो ये सब चीज आप मैप में देख करके याद कर सकते हैं। अब ये चीज इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए भारत की जो पूरी भू सीमा है वो कितना किलोमीटर है, तो वो 15,106 किलोमीटर है, ठीक है। और उसकी जो तट रेखा सहित अगर ले ले तो वो 7,516 किलोमीटर है, ये चीज है, ठीक। अब देखिए ये स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिए, इससे एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। देश का नाम है सीमा की लंबाई, और तो कौन सा देश जो है सबसे ज्यादा एरिया वाइज बॉर्डर शेयर करता है, तो बांग्लादेश के साथ करता है इंडिया, कितना 4,096 किलोमीटर, ठीक है। फिर उसके बाद सेकंड रैंकिंग पे आता है चाइना। अगर आपको ये नहीं आता तो बस आप ये याद कर लीजिए, बचपन से याद कर लीजिए, बांग्लादेश, चाइना, पाकिस्तान, नेपाल, ठीक है। और एक चीज और इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये पूछ लेता है कि सीमा मतलब कौन कौन से भारतीय जो राज्य हैं या केंद्र शासित प्रदेश है, यानी कि स्टेट और यूटीज जो है वो बांग्लादेश के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं। ये कभी कभी एग्जाम में मतलब आता है जब, तो ऑप्शन में नाम दे देता है, ठीक है। तो जैसे पहला क्या है, पश्चिम बंगाल आ जाएगा, असम आ जाएगा, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। आप मैप में देख के याद कीजिए, जल्दी याद हो जाएगा। देखिए बांग्लादेश है, ठीक है, बांग्लादेश से बॉर्डर शेयर कर रहा है कौन कौन सा, पश्चिम बंगाल है,
फिर मेघालय आ जाता है, उसके बाद असम आता है थोड़ा सा, और त्रिपुरा आता है। तो यानी कि देखिए पश्चिम बंगाल, मेघालय, असम और त्रिपुरा, यहाँ पे वही चीज लिखा गया है। पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम भी है, ठीक है। चाइना के साथ बॉर्डर जो शेयर करते हैं जो स्टेट, वो लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है पूरा चाइना का पार्ट, पूरा ऊपर का। तो देखिए अरुणाचल प्रदेश है यहाँ पे, फिर उसके बाद आता है अरुणाचल प्रदेश के बाद सिक्किम आएगा, उत्तराखंड आएगा, हिमाचल प्रदेश आएगा, ठीक है, और लद्दाख आएगा। तो ये चीज यहाँ पे दिया गया है। पाकिस्तान के साथ लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात, नेपाल के साथ उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। ये आप मैप लेकर के बैठिए, मैप से ही याद कीजिए, याद हो जाता है, क्योंकि एग्जाम में जो है ऐसे याद करेंगे तो भूल जाएंगे। मैप से याद कीजिए, और क्या है कि कुछ कुछ जैसे ट्रिक बना लीजिए, जैसे इसका बचपन बन गया, ठीक है, अभी हम लोग ने पिछले स्लाइड में पढ़ा था गरबा बन गया था, ठीक। तो ये सब ऐसे ट्रिक बना लीजिए, एग्जाम में बहुत काम आता है। फिर आता है म्यांमार, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मणिपुर और मिजोरम से करता है। भूटान, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश से, और ये जो है ना दिया हुआ है, जो नाम दिया है देश का, ये रैंकिंग वाइज ही दिया है। तो सबसे ज्यादा बॉर्डर शेयर करता है बांग्लादेश, और सबसे कम बॉर्डर शेयर करता है अफगानिस्तान। केवल और केवल लद्दाख से ही करता है, एक ही स्टेट से करता है, ठीक है। तो ये चीज, अब तो यूटीज है ये, तो यूटीज के साथ, एक ही यूटीज के साथ ये करता है। अब बांग्लादेश से जो सीमा से लगे राज्य कौन कौन से हैं, ये क्या है, ये देखिए। अब ये जो हम लोगों ने पढ़ा, इससे रिलेटेड क्या है, क्वेश्चन दे दिया गया है, जिससे आप लोग को एक आइडिया लग जाए किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। ये छत्तीसगढ़ पीसीएस में आया हुआ क्वेश्चन है। तो इसमें क्या है, बांग्लादेश से अगर कौन से सीमा लग रहे हैं, तो मेघालय, असम, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा, ये बांग्लादेश से बॉर्डर शेयर करेंगे। सेकंड क्वेश्चन है, भारत और चीन के बीच सीमा रेखा को क्या कहा जाता है। तो भारत और चीन के बीच जो सीमा रेखा है उसको मैकमोहन रेखा कहा जाता है। भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीमा रेखा उसको रेड क्लिफ लाइन कहा जाता है, ठीक है। तो ये चीज है, इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा। इसके द्वारा भारत और श्रीलंका, मतलब भारत श्रीलंका से कैसे अलग होता है, तो मन्नार यहाँ पे क्या है, पाक जल डमरू मध्य है, पाक वे बोलते हैं इसको। देखिए ये है इंडिया पूरा, ये है श्रीलंका। यहाँ पे देखिए, यहाँ दिख रहा है पाक जल डमरू मध्य है, जल संधि हुई थी, यानी पाक वे है। यही पाक वे की वजह से इंडिया जो है वो श्रीलंका से अलग होता है, ठीक है। ये चीज यहाँ पे पूछा है। नेक्स्ट है, भारत के किस प्रदेश की सीमाएं तीन देशों से क्रमशः नेपाल, भूटान और चीन से मिलती हैं। तो कौन सा है ऐसा, किस प्रदेश की सीमाएं तीन देश क्रमशः नेपाल से, भूटान से और चीन से मिलती हैं। तो कौन सा ऐसा है, आप मैप में देखेंगे आपको मिल जाएगा आंसर, सिक्किम है, ठीक है। ये सिक्किम, देखिए इधर से क्या है, पश्चिम से नेपाल से घिरा है, अगर ईस्टर्न टाइप देखें तो भूटान से घिरा है, अगर नदन में देखें तो चाइना से घिरा है। तो ये तीनों साइड से विदेशी क्या है, देशों से घिरा है, अपने पड़ोसी देशों से घिरा है। कौन सा राज्य, सिक्किम। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे है सिक्किम, ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पे भारत की जो भू आकृतिक प्रदेश है ये दे दिया गया है। तो भू आकृतिक प्रदेश बस ये याद कर लीजिए, 6 भू आकृतिक प्रदेश हैं। पहला क्या है, उत्तरी और उत्तर पूर्वी पर्वतमाला है, उत्तरी और उत्तर पूर्वी पर्वतमाला। फिर उसके बाद आता है उत्तरी भारत का मैदान आ जाएगा, उत्तरी भारत का मैदान पूरा आ जाएगा। फिर उसके बाद आएगा भारतीय मरुस्थल, आएंगे मरुस्थल आ जाएगा पूरा राजस्थान, थोड़ा सा सौराष्ट्र गुजरात का एरिया ले लीजिए। प्रायद्वीपीय भारत आ जाएगा पूरा, प्रायद्वीपीय भारत ये मध्य का है, और ये दक्कन का पठार है, पूर्वी तटीय है, और ये पश्चिम तटीय है, और पूर्वोत्तर यानी ये नॉर्थ ईस्ट का है ये पार्ट, ठीक है। तो ये चीज यहाँ पे दिया गया है, ठीक। ये दक्कन का पठार जो है ये प्रायद्वीपीय भारत है, ठीक है। यहाँ पे ये पूरा एरिया जो है ये प्रायद्वीपीय भारत है। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब लोग फोर्थ टॉपिक देख लेते हैं। उत्तर का पर्वतीय प्रदेश के बारे में यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे। तो उत्तर का पर्वतीय प्रदेश भारत की जो उत्तरी सीमा पर विस्तृत हिमालय भूगर्भीय रूप से युवा एवं बनावट की दृष्टि से सबसे नवीन वलित पर्वत है। इस देखिए एक लाइन में बहुत इंपॉर्टेंट चीज बोल दिया है कि जो हिमालय है वो नवीन है, अरावली जो रेंज था वो सबसे पुराना है, और सबसे नवीन अगर वलित पर्वत है, ठीक है, वलित पर्वत और नवीन कौन सा है, हिमालय है, ठीक है। तो ये चीज याद कर लीजिएगा। ये पर्वत श्रृंखलाएं पश्चिम पूर्व दिशा में सिंधु से लेकर ब्रह्मपुत्र तक फैली हुई है। जैसे अगर आप इंडिया का मैप देखेंगे तो ब्रह्मपुत्र से लेकर के ये पूरी पर्वत श्रृंखलाएं जो है ये कहाँ तक, ब्रह्मपुत्र तक फैली हुई है, ठीक है। अभी मैप में भी दिखाया जाएगा, नीचे है भी, नीचे की स्लाइड पे। हिमालय जो है विश्व की सबसे ऊंची, छोटी भी है पर्वत है, सबसे ऊंची पर्वत है हिमालय। और इसकी जो लंबाई है वो भी पूछ लेता है, तो लगभग 2500 किलोमीटर की लंबाई है, और चौड़ाई लगभग कितनी है, 240 किलोमीटर है, ठीक है। भारत के जो राज्य हैं, जो कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेश जो कि हिमालय जिनसे होकर गुजरता है, उसमें कश्मीर आएगा, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, ये सब राज्य आएंगे, ठीक है।
इसके अलावा असम, पश्चिम बंगाल की पहाड़ी क्षेत्र भी इसके अंतर्गत आते हैं। ठीक, अब यहाँ पे जो ये है इम्पॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। अब यहाँ पे जो हिमालय है उसको 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। पहला क्या है, ट्रांस हिमालय, जिसको जो तिब्बत का एरिया, अगर आप मैप में देखेंगे यहाँ पे देखिए, ये मैप का, ये देखिए मैप में जो ये तिब्बत का एरिया है, जैसे देखिए यहाँ से हिमालय चलेगा, ये चलेगा, हिमालय का पूरा हिमालयन रेंज चलता है। ठीक है, अब जो पहला रेंज है ट्रांस हिमालयन इसको कहते हैं, यानी कि पार हिमालय पार इसको हिंदी में कहेंगे। ये जो है ये तिब्बत का एरिया जो आता है पूरा, ठीक है, चाइना तिब्बत के एरिया ले लीजिए, थोड़ा सा लद्दाख का ले लीजिए एरिया, तो ये क्या है, ये ट्रांस हिमालय है। फिर उसके बाद आते हैं हम लोग सेकेंड में, इसमें 4 पार्ट में है ये, 4 पार्ट में है। तो दूसरा क्या हुआ, पहला क्या हुआ, ट्रांस हिमालय, तिब्बत का जो क्षेत्र है। फिर आता है बृहद हिमालय, इसको ग्रेटर हिमालय भी कहते हैं, ये महान हिमालय भी इसको कहते हैं, तो ये है सेकेंड। ठीक है, थर्ड में आएगा लघु हिमालय, ठीक, लेसर हिमालय, इसको मध्य हिमालय यानी कि मिड हिमालय भी कहते हैं, ये थर्ड पे आएगा। अब फिर उसके बाद आता है उप हिमालय, जो कि शिवालिक हिमालय, पूरा जो उत्तराखंड का एरिया है, उसके बाद दून स्टार्ट हो जाता है, जैसे देहरादून, सारे दून बोलते हैं ना, तो दून उसी एरिया को कहते हैं। ठीक है, तो ये चीज है यहाँ पे, ये 4 पार्ट में है, इसको याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका एरिया वाइज देखिए यहाँ पे मैप में अच्छे से दिखाया गया है, ये मैप में पूरा दिखाया गया है, ये अभी हम लोग देखते हैं, थोड़ा इसको पढ़ लेते हैं पहले। हिमालय जो है वो लॉन्गिट्यूडनल विभाजन इसका उत्तर से दक्षिण है, यानी कि नॉर्थ से साउथ तक ये आता है। कभी कभी क्या होता है, इसको अरेंज करने को एग्जाम में आ जाता है आपको, जैसे कि पहले जो है दूसरे ऐसे दे देगा, ग्रेटर हिमालय दे देगा, ट्रांस हिमालय दे देगा, लेसर दे देगा और बाह्य हिमालय दे देगा, बोलेगा इसको क्या करना है, नॉर्थ से साउथ अरेंज करना है। तो सबसे पहले ट्रांस हिमालय आएगा, फिर बृहद हिमालय, फिर लघु हिमालय, फिर बाह्य हिमालय आएगा। इसको एकदम एज इट इज याद कर लीजिए, ठीक है, रैंकिंग वाइज। ट्रांस हिमालय का जो अंतिम रूप है उसको क्रिटेशियस टर्सरी काल भी कहा जाता है। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा है कि ट्रांस हिमालय का जो अंतिम रूप है उसे क्या कहा जाता है, तो इसे क्रिटेशियस टर्सरी काल भी कहा जाता है। ठीक है, इस प्रकार ये हिमालय की सबसे प्राचीन श्रेणी है, और सबसे प्राचीन श्रेणी हिमालय की अगर बात करते हैं हम लोग, तो ट्रांस हिमालय है। ठीक है, सबसे नवीन कौन सी है, उप हिमालय यानी कि शिवालिक का जो क्षेत्र है वो है। ठीक, और उसके बाद हम लोग देख लेते हैं बृहद हिमालय। बृहद हिमालय को क्या कहते हैं, ओलिगोसीन कहते हैं, जो इसका अंतिम रूप हुआ जब निर्माण हुआ। नेक्स्ट आता है मायोसीन युग, किसको कहते हैं, लघु हिमालय की जो श्रेणी का निर्माण हुआ उसको मायोसीन युग कहते हैं। लास्ट आता है शिवालिक, सबसे नवीनतम श्रेणी का निर्माण प्लायोसीन युग में हुआ। ये जो युग है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार पूछा है। तो यहाँ पे ऐसे सामने सामने आप लिख भी सकते हैं, ट्रांस हिमालय का क्रिटेशियस, बृहद हिमालय का ओलिगोसीन, लघु हिमालय का मायोसीन, ये युग है। मतलब बृहद हिमालय किस युग में बन के तैयार हुआ, और लघु हिमालय किस युग में बन के तैयार हुआ, बाह्य हिमालय जो है वो प्लायोसीन युग में बन के तैयार हुआ। ये चीज इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा। अब आता है हिमालय के उत्तरी भाग में स्थित श्रृंखला को महान या आंतरिक हिमालय या हिमाद्री कहते हैं। तो जो हिमालय की उत्तरी श्रृंखला है, जो उत्तरी भाग है, उसको क्या कहते हैं, हिमाद्री कहते हैं। ये सबसे अधिक सतत श्रृंखला है, जिसमें 6000 मीटर की औसत ऊंचाई वाले सर्वाधिक ऊंचे पर्वत, ऊंचे शिखर पाए जाते हैं, यानी कि एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट जो है वो इसी एरिया में, इसी रेंज में पाया जाता है। अब ये हम देख लेते हैं, देखिए हिंदुकुश, पामीर और कुल्लू, ये क्या है, ये श्रेणियां हैं, पर्वत श्रेणियां, हिंदुकुश, पामीर और कुल्लू। अब इंडिया के मैप में अगर देखते हैं आपकी, जो ट्रांस हिमालय आता है, ट्रांस हिमालय हम लोगों ने पढ़ा, फिर बृहद हिमालय पढ़ा, फिर लघु हिमालय पढ़ा, फिर शिवालिक पढ़ा। अब उसके बाद भी ट्रांस हिमालय के अंतर्गत क्या क्या आता है, वो काराकोरम रेंज आता है। मतलब रेंज बहुत इंपॉर्टेंट है, तो काराकोरम रेंज आता है, पहला है। दूसरा लद्दाख श्रेणी यानी लद्दाख रेंज है, तीसरा है जास्कर, और चौथा है पीर पंजाल, पांचवा है शिवालिक। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको एज इट इज याद कीजिए। अरेंज करने को आता है, नॉर्थ से साउथ दे देगा या तो साउथ से नॉर्थ दे देगा। ठीक है, यानी कि उत्तर से दक्षिण या दक्षिण से उत्तर दे देगा, तो आपको एज इट इज लिखना पड़ेगा, याद रहेगा तभी आप कर पाएंगे। तो काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और पीर पंजाल, इसको एक दो बार ऐसे बोलेंगे तो याद हो जाता है, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और पीर पंजाल। अब एक चीज और इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जो ट्रांस हिमालय है उसमें काराकोरम, लद्दाख और जास्कर आता है। फिर उसके बाद लघु हिमालय, जो पीर पंजाल है वो किस हिमालय में आता है, तो वो आता है लघु हिमालय में आता है। लास्ट में सबसे शिवालिक है। ठीक है, तो ये चीज यहाँ पे दे दिया गया है, ये इंपॉर्टेंट है। माउंट एवरेस्ट जो है वो पूछ लेता है वो किस पे है, तो वो लद्दाख श्रेणी पे है। ठीक है, डाफला की पहाड़ी, ये डाफला जो है ये नॉर्थ ईस्ट में है। मिसमी, नामचा बोरवा, ये सब क्या है, नागा की पहाड़ी। पटकाई बूम अरुणाचल प्रदेश में है। तो ये सब क्या है, गारो खासी जयंतियाई मेघालय में स्थित है। मिजो पहाड़ी मिजोरम में स्थित है। लोकेशन भी अगर जब हम लोग अभी पहाड़ी पढ़ेंगे तो उसका लोकेशन भी याद कर लेंगे। अभी यहाँ पे ऐसे दिया गया है, देख लीजिए। अब देखिए यहाँ पे जो मैप में दिखाया गया है कि हिंदुकुश, पामीर और कुल्लू, ये तो श्रेणी है। जास्कर श्रेणी है, और महान या बृहद हिमालय है, लघु हिमालय है और शिवालिक हिमालय है।
तो जो धौलागिरी है पर्वत वो कहाँ पे स्थित है, तो वो महान या बृहद हिमालय पे है। अन्नपूर्णा चोटी कहाँ पे स्थित है, तो ये लघु हिमालय पे है। माउंट एवरेस्ट ये महान या बृहद हिमालय पे है, ग्रेटर हिमालय पे। मकालू कहाँ पे है, मकालू भी महान या बृहद हिमालय पे। कंचनजंगा जो है वो भी महान या ग्रेटर हिमालय पे है, ठीक है। वही चीज यहाँ पे दिया गया है कि भारत नेपाल और तिब्बत के बीच सीमा, महान हिमालय क्या करता है, नेपाल और तिब्बत के बीच की सीमा पर स्थित है। कंचनजंगा हिमालय पर्वत श्रृंखला में स्थित है, विश्व की तीसरी सबसे बड़ी चोटी है। कंचनजंगा कहाँ पे है, यहाँ पे है कंचनजंगा सिक्किम में। तो ये विश्व की तीसरी सबसे बड़ी चोटी है, ठीक है। ये चीज यहाँ पे दिया गया है। अब जो कंचनजंगा है उसके पूर्व में तीस्ता नदी बहती है और पश्चिम में तामूर नदी बहती है। जैसे यहाँ पे मान लीजिए ये क्या है, ठीक है, कंचनजंगा। इसके जो पूर्व साइड है, पूर्वी में क्या है कंचनजंगा के, तीस्ता नदी बहती है, ठीक है। और पश्चिमी में कौन सी नदी बहती है, तामूर नदी बहती है, ठीक है। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा। धौलागिरी चोटी भी नेपाल के मध्य स्थित है। महान हिमालय के वलय की प्रकृति जो है वो असिमेट्रिक है। कुछ कुछ फैक्ट है जिसको आप याद कर लीजिए। यह श्रृंखला हमेशा बर्फ से ढकी रहती है और इसमें बहुत सी हिमालय जो हिमानियों का प्रवाह होता है, इससे हिमालय से निकलने वाली नदियां सतत वहनी होती है, यानी कि 12 मासी होती है, 12 महीने चलती रहती है। और कुछ जो नदियां होती है जो कि वर्षा पर डिपेंड करती हैं, जब बारिश का समय आता है तभी बहती हैं, और गर्मियों में वो सूख जाती हैं, ठीक है। तो वही चीज यहाँ पे दिया गया है। धौलधार एक महाभारत श्रृंखला भी महत्वपूर्ण है। धौल भारत और धौलाधर और क्या है, महाभारत, ये दोनों श्रृंखलाएं भी महत्वपूर्ण है, इसको भी याद कर लीजिएगा। आई होप आप लोग को क्लियर हो गया होगा। आप लोग देख लेते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आए हुए हैं एग्जाम में। तो पहला क्वेश्चन है, हिमालय से निकलने वाली सभी नदियां सतत वाहिनी होती हैं, तो हाँ ये सही है। हिमालय अपनी वर्षा का अधिकांश दक्षिण पश्चिम मानसून से प्राप्त करता है, ये बोला है, तो ये भी सही है। देखिए ए और आर दोनों सही है, लेकिन एक्सप्लेनेशन सही नहीं कर रहा है, तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, हिमालय की रचना समांतर वलय श्रेणियों से हुई है, जिसमें से प्राचीनतम श्रेणी कौन सी है। सबसे प्राचीनतम श्रेणी बृहद हिमालय श्रेणी है। अगर यहाँ पे ट्रांस हिमालय रहता तो वो सबसे प्राचीनतम, ट्रांस हिमालय ऑप्शन में नहीं है, तो सेकंड जो पुराना वाला है वो देख लेंगे, तो बृहद हिमालय श्रेणी है, ठीक है। नेक्स्ट है, जब हम हिमालय की यात्रा करेंगे तो क्या क्या आप देखेंगे, वो चीज यहाँ पे है। तो गहरे खड्डे भी मिलेंगे, यू आकार के नदी मार्ग भी मिलेंगे, समानांतर पर्वत श्रेणियां भी मिलेंगी, भूस्खलन के लिए उत्तरदायी तीव्र ढलान, ये सारे मिलेंगे, यानी कि ऑप्शन डी करेक्ट हो जाता है, ठीक है। निम्नलिखित समूहों में से कौन सा पूर्व से पश्चिम की ओर पर्वत शिखरों का सही क्रम है। पूर्व से पश्चिम यानी कि पूर्व से पश्चिम ऐसे जाना है, ठीक है। तो कौन सा है, तो कंचनजंगा, एवरेस्ट, अन्नपूर्णा और धौलागिरी, ये सारे हैं, ठीक है। इन दो पर्वत श्रेणियों के मध्य कश्मीर घाटी स्थित है, तो कश्मीर घाटी स्थित है बृहद हिमालय और पीर पंजाब के बीच में, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की नवीनतम पर्वत श्रेणी है, तो वो है हिमाद्री श्रेणी, जो सबसे नवीनतम है। सबसे प्राचीन बात करें तो ये है, ठीक है। अरावली पर्वत श्रेणी सबसे प्राचीन है। तो आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। कोई भी डाउट हो तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, और चैनल अगर आप लोगों को पसंद आ रहा है तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आज हम लोग यहीं तक रखते हैं, तब तक धन्यवाद।